दोस्त कहानी ये है कि अगर तुम ये पूरी वीडियो देखे हो तभी तुमको ये रियल वास्तविकता पता चलेगी, नहीं तो तुम गलत फहमी में जीते रहोगे, गलत फहमी में प्रिपरेशन करोगे, गलत फहमी में ही तुम प्रिपरेशन को छोड़ दोगे, दूसरों को भी तुम गलत सलाह दोगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो एमपीपीएससी की फील्ड में एक बहुत बड़ी आई ओपनर, आंखें खोल देने वाली वीडियो होने वाली है। चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, हर किसी के लिए इस वीडियो के मायने बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, ये वीडियो सीरियसली सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो या तो एमपीपीएससी की तैयारी कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं। जी हां, पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, अगर आपका किसी भी तरह से संबंध एमपीपीएससी की एग्जाम प्रिपरेशन से है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाली है। काफी समय लगाकर, काफी रिसर्च करके, काफी एनालिसिस करके आज मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा। और मैं सिर्फ इस टॉपिक पर ही नहीं बल्कि हर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हर व्यक्ति की मैं बात करूंगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो में आरक्षण के नाम पर होने वाली लड़ाई, झगड़ा, ऊंची आवाज में दलीलें, अगर आप ये सब कुछ सुनने इस वीडियो में आए हैं तो आई एम सॉरी टू से, ऐसा इस वीडियो में ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझदार, एक शिक्षित, एक पढ़े हुए, लिखे हुए एक विद्यार्थी के लिए वीडियो है। अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिमाग, तीनों चीज बिल्कुल खुले रख के इस वीडियो को आप देखिएगा। आप इतना कुछ आज इस वीडियो से जानेंगे, सीखेंगे और आपकी एमपीपीएससी के सफर का जो आगे का रास्ता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। एमपीपीएससी में जनरल कैटेगरी के बुरे हाल हैं। जी हां, सच में है। और ये क्यों है, कैसे है, इनका सॉल्यूशन क्या है, सब बात करूंगा। फैक्ट्स के साथ डेटा लेके आया हूं, रिसर्च करके आया हूं, आप सबके सामने मैं आज इस बात को पेश करूंगा। चलन क्या चल रहा है, चलन क्या चल रहा है, बहुत तगड़ा चलन चल रहा है। एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो चुका है एमपीपीएससी की तैयारी करके और वो सबको बोल रहा है कि भाई तू एमपीपीएससी की तैयारी मत कर, बर्बाद है, कुछ नहीं रखा इस तैयारी में। बिल्कुल सही बात है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो व्यक्ति, उसके मन से आवाज निकल रही है कि भाई बर्बाद है, समय बर्बाद हो रहा है, मत कर, छोड़ दे। मैं उसके लिए ना आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा दोस्तों। अब आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है इस वीडियो में, अचानक से मोटे पेट वाला हलवाई कहां से आ गया। सुनना मेरी बात को, तुमने आज से मीठा खाना छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हलवाई लड्डू बनाना छोड़ देगा या फिर दूसरे लोग मीठा खाना छोड़ देंगे। तुमने मीठा खाना छोड़ा है ना, तुम्हारी चॉइस है। खाना भी शुरू किया था तुमने अपनी मर्जी से, मीठा खाना छोड़ा भी है तुमने अपनी मर्जी से। हलवाई लड्डू पहले भी बनाता था, आज भी बनाता है, कल भी बनाता रहेगा, उसे तुम्हारे लड्डू छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे लोग जो लड्डू खाते आ रहे हैं, आज भी खाएंगे, कल भी खा रहे थे, परसों भी खाएंगे, उनको भी तुम्हारे लड्डू को छोड़ देने से कोई मतलब नहीं है। सेम उसी तरह से अगर तुम एमपीपीएससी छोड़ देते हो तो तुम्हारा एमपीपीएससी छोड़ देने से बाकी सब भी एमपीपीएससी छोड़ दें, यह जरूरी नहीं है। तुमको एमपीपीएससी से फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है, तुमको एमपीपीएससी बुरा लगने लगा है, तुमको एमपीपीएससी जैसा एग्जाम एक बर्बादी का रास्ता लगता है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि दूसरे लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी करना छोड़ देंगे या फिर कोई शिक्षक एमपीपीएससी को पढ़ाना छोड़ देगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। तुम एक 5 लोगों के ग्रुप में डिस्कशन करते हो, एमपीपीएससी को गरियाते हो, जो भी करो, तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं कि तुम्हें बुरा लगती है वो चीज, लेकिन तुम्हारे ही उस 5 ग्रुप में, उस 5 लोगों के ग्रुप में बात हो सकता है सब सुनेंगे, लेकिन घर पे जाके फिर सब पढ़ेंगे भी। क्योंकि जो व्यक्ति पैसे वाला है, उस पर बाप दादा की संपत्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो एक बार को एमपीपीएससी ना भी करे तो चलता है, कुछ खास बदलाव नहीं आएगा उसके जीवन में। परंतु जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब व्यक्ति है, ये लोग अपनी जिंदगी रातों रात इस एग्जाम से बदल सकते हैं। लोगों ने बदली है, अब बदल रहे हैं, आगे भी बदलेंगे। और इसी विचारधारा के साथ
कोई इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को सोचना, मानना और बोलना छोड़ दो कि एमपीपीएससी बहुत घटिया किस्म का एग्जाम है। आओ सब हम इसकी तैयारी छोड़ दें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये हलवाई वाले एग्जाम्पल को आप याद रखना, ठीक है। कॉमन सेंस की हमको बात करनी है। अब मैं बात करता हूं जो इस टॉपिक का पूरा मुद्दा है। इस टॉपिक का दोस्तों पूरा मुद्दा क्या है? इस टॉपिक का पूरा मुद्दा है जनरल कैटेगरी के जो बुरे हाल हो रखे हैं एमपीपीएससी में, हम उसकी जरा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और चीज समझानी पड़ेगी, और मैं गारंटी से कहता हूं आप में से इतने सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये बेसिक चीज भी नहीं पता होगी। तो पहले आप ये जान लो, इंडिया में रिजर्वेशन की कितनी कैटेगरीज हैं? इंडिया में रिजर्वेशन की कितनी कैटेगरी हैं? एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, और एक और कैटेगरी होती है यूएनआर, जिसको हम अनरिजर्व्ड यानी कि आरक्षित कहते हैं, जिसमें कोई आरक्षण नहीं होता। आइए दोस्तों, इसको एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। 2 मिनट के अंदर मैं इस पूरे पेज को समराइज करना चाहूंगा। बहुत रिसर्च मैंने खुद भी करी है, आपको भी संयम के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इस मुद्दे पर बात नहीं करी है। कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है। मुझे नहीं पता, ना जाने क्यों लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, क्यों सच्चाई को सामने लाने से लोग डरते हैं। आइए आइडेंटिफाई करते हैं। जो एससी की कैटेगरी होती है ना, जो एससी का कोटा होता है, उसमें केवल कौन घुस सकता है? एससी वाले। जो एसटी का कोटा होता है उसमें कौन घुस सकता है? केवल एसटी वाला। जो ओबीसी का कोटा होता है उसमें सिर्फ कौन घुस सकता है? केवल ओबीसी वाला। जो ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है उसमें केवल कौन घुस सकता है? ईडब्ल्यूएस वाला। जो अनरिजर्व्ड यानी कि अआरक्षित का कोटा होता है उसमें कौन घुस सकता है? उसमें सब घुस सकते हैं, एससी भी, एसटी भी, ओबीसी भी और ईडब्ल्यूएस भी। ठीक है, अब समझो। नो सेपरेट कैटेगरी फॉर जनरल। अगर आपकी कैटेगरी सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि इतनी सीट तो जनरल कैटेगरी की हैं, ये तो केवल जनरल कैटेगरी को ही मिलेगा। जनरल कैटेगरी जैसा कुछ नहीं है। अनरिजर्व्ड एक कैटेगरी होती है, समझ लो। अनरिजर्व्ड का दोस्तों मतलब यह है कि ये कैटेगरी किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है, किसी के लिए भी ये रिजर्व्ड नहीं है। इसमें कोई भी एंट्री मार सकता है। समझ में आ रही है बात? आप एससी वाला एसटी के कोटे में नहीं घुस सकता, एससी वाला ओबीसी में नहीं घुस, मतलब इन तीनों में कोई नहीं घुस सकता। इसमें यही रहेगा, इसमें यही रहेगा, इसमें यही रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस में रहेंगे। एससी की सीट अलग आती है, एसटी की सीट अलग आती है, ओबीसी के लिए सीट अलग आती है, ईडब्ल्यूएस के लिए सीट अलग आती है। मान के चलिए, मान के क्या चलिए, ऐसा ही होता है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है उसमें ईडब्ल्यूएस वाला भी घुस सकता है, उसमें ओबीसी वाला भी घुस सकता है, उसमें एसटी वाला भी घुस सकता है, उसमें एससी वाला भी घुस सकता है। मतलब अगर तुम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो तुम ये समझ लो कि तुम इन चार में, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें तो तुम घुस नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी जो अनारक्षित वाली कैटेगरी है उसमें सब एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अनारक्षित का मतलब ही है किसी के लिए भी आरक्षित ना होना, चाहे वो जनरल कैटेगरी ही क्यों ना हो। तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी अलग से कैटेगरी नहीं बनी हुई है। पहली चीज आपको ये जान लेना है, ये समझ लेना है, ठीक है। अनरिजर्व्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो लास्ट वाली कैटेगरी सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए अगर कोई कैटेगरी है तो वो ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस के अंदर केवल जनरल कैटेगरी का ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है अगर उसकी इनकम कम है। समझ में आ रही है आपको ये कहानी? और अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, आपकी ठीक ठाक इनकम भी है, तो भैया आप किस में आ गए? आप इन चारों में से किसी में नहीं आए, आप सीधे कहां पहुंच गए? अनरिजर्व्ड। और अनरिजर्व्ड में आपके साथ ये कोई भी एंट्री मार सकता है। ठीक है, इतनी आपको बेसिक चीज समझ में आई। अब चलो मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं, ठीक है। अगर आपको यही समझ में नहीं आया है ना, तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके एक बार इसको फिर समझ लेना, और जब समझ में आ जाए उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चों को, बहुत से विद्यार्थियों को रिजल्ट देखना ही नहीं आता। अभी मैं जूम कर दूंगा इसको आपके लिए, ठीक है। बहुत से विद्यार्थियों को रिजल्ट देखना ही नहीं आता, बस हल्ला करते हैं
रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट देखा है कभी? कभी ऑफिशियल रिजल्ट देखने की कोशिश करी है? क्या क्या लिखा होता है कभी समझने की कोशिश करी है? आज आपको मैं सब समझाऊंगा और एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम सुपर क्लैरिटी रहे और आपको मजा आए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, अभी मैं इसको जूम करूंगा, अभी रुक जाओ। ये रिजल्ट एमपीपीएससी 2021 का है, क्योंकि अभी 2022 का रिजल्ट आया नहीं है, 2023 के अभी इंटरव्यू नहीं हुए हैं, और 2024 का तो बस अभी प्री ही हुआ है। आने वाले एक साल के अंदर 2022 का रिजल्ट, 2023 का रिजल्ट और 2024 का रिजल्ट, तीनों रिजल्ट आने वाले हैं विद इन 1 ईयर। क्योंकि अभी ये सारा पेंडिंग कोटा चल रहा था, अब सारा पेंडिंग कोटा निपट गया है। अब बस एक बार ये 3 रिजल्ट और आ जाएं विद इन 1 ईयर, तो ये पेंडिंग कोटा भी निपट जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, कोविड की वजह से जो कुछ भी डिले हुआ था, अब बिल्कुल सब कुछ ऑन ट्रैक आ चुका है। अगले साल 2025 शुरू होगा, तो 2025 में 2025 का प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ रेडी, सब कुछ समाप्त होगा। तो ये 2021 का लास्ट जो रिजल्ट हमारे पास मौजूद है वो मैंने लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर सीरियल नंबर लिखा है, यहां पर रोल नंबर लिखे हैं, और यहां पर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम लिखे हैं। अगर आप देखें तो टोटल कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं? लोग तो काफी सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन मैंने केवल डिप्टी कलेक्टर पोस्ट, जो कि सबसे फेमस और सबसे मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, जिस पोस्ट को, है ना, सबसे चहेती जो पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी कलेक्टर के लिए 2021 में टोटल 24 वैकेंसी थी। कितनी? पूरे मध्य प्रदेश में केवल 24 वैकेंसी थी। अगर तुमको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो तुम्हें टॉप 24 में आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज देखो आगे, क्या इनका जेंडर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 कॉलम्स हैं जिसको लोग ढंग से देखते नहीं है। एक लिखा हुआ है इनकी सीट, और एक लिखी हुई है इनकी श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है कैटेगरी, कि ये ओरिजिनली मूल रूप से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और सीट का मतलब है कि इन्होंने कौन सी कैटेगरी से रैंक हासिल करी है। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, ये जो व्यक्ति है, ये जिसकी रैंक 1 आई है, ये कौन सी कैटेगरी से है? ओरिजिनली ओबीसी कैटेगरी से है। लेकिन इनके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रैंक 1 हासिल करी है। अनरिजर्व्ड, जिसको आप गलत भाषा में जनरल कैटेगरी बोलते हो, जो कि कंप्लीटली गलत है, क्योंकि अनरिजर्व्ड सबके लिए ओपन होता है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। तो ये विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी की थी, और ओबीसी कैटेगरी के होने के बावजूद भी, अब चूंकि इन्होंने, भाई मार्क्स लाने से थोड़ी ना किसी ने रोका है, मार्क्स मार दिए बढ़िया तरीके से खींच के, 942 मार्क्स। ये जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ कितने मिलते हैं? 1575। 1400 नंबर तो प्रीलिम्स के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है फाइनल लिस्ट में, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है कि आप मेंस तक पहुंच जाओ। टोटल आपका मेंस 1400 नंबर का आपका मेंस हो गया, और 2021 के आंकड़े के अनुसार सिलेबस 2024 में फिर से बदल गया, तो 1400 आपका मेंस का हो गया, और 175 का आपका इंटरव्यू हो गया। तो टोटल 1575 में से 942 मार्क्स हासिल करें। तो ओबीसी कैटेगरी के होने के बावजूद भी चूंकि इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। आप समझिएगा, क्लियर हुआ इतना? अब सुनो मेरी बात, एक और देखो अगला क्या है। अगला जिसकी सेकंड रैंक आई है वो भी कौन सी कैटेगरी का है? ओबीसी। लेकिन रैंक 2 कौन सी कैटेगरी से हासिल करी है? अनरिजर्व्ड से हासिल करी है। तीसरा कौन सा है? ओबीसी। और रैंक कौन सी कैटेगरी से हासिल करी है? ओबीसी। तो अब ये समझ में आया कि यहां पर व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का है, और उसने रैंक भी जो तीसरी हासिल करी है वो भी ओबीसी कोटा की मदद से करी है। इतना क्लियर हुआ? अगला कौन सा है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का विद्यार्थी, और इसने ईडब्ल्यूएस कोटा का सहायता से रैंक हासिल करी है। और ऊपर वाले बंदे को आप देखो कि ओबीसी कोटा है, परंतु रैंक हासिल करने के लिए ओबीसी कोटा की मदद नहीं ली, रैंक हासिल कर ली है अनरिजर्व्ड के हिसाब से, क्योंकि मार्क्स इतने गजब के हैं। अब मैं एक बार ना आपके लिए इसको वापस से मिनिमाइज करता हूं। 24 डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी, जनरल कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट थी। कितनी? 8 पोस्ट, जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं ना, कायदे से वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो क्या है? अनरिजर्व्ड, यानी कि जिसमें जनरल कैटेगरी वाला घुस सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाला एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो घुस नहीं सकता। वो कहां घुस सकता है? अनरिजर्व्ड में घुस सकता है। तो अनरिजर्व्ड के अंदर 8 सीट थी,
तो इन 8 सीट पर कायदे से एक अनरिजर्व्ड व्यक्ति यानी कि एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जाके बैठ सकता है। परंतु अब आप देखो कि 24 में से 8 अनरिजर्व्ड वाले हो सकते थे, जनरल कैटेगरी वाले उन 8 पोस्ट पर अपना पंजा मार सकते थे, क्योंकि बाकी कोटा में तो तुम मार नहीं पाओगे, उसकी तुमको इजाजत नहीं है, लेकिन 8 पर तो तुम मार सकते थे ना 24 में से। लेकिन देख लो कितने अनरिजर्व्ड वाले डिप्टी कलेक्टर बने हैं। ये सारे सेलेक्टेड लोगों की कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस को जनरल मत मानना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए अपना कोटा अलग हो गया है, तो वो जनरल में काउंट नहीं हुए। यहां पे जनरल का मतलब उन जनरल वालों से है जिनको किसी भी कोटा का फायदा नहीं है, बिल्कुल शुद्ध जनरल। तो 24 में से 8 अनरिजर्व्ड की सीट पर 8 जनरल कैटेगरी के बंदे जाके अपना पंजा मार सकते थे, परंतु कितनों ने मारा? तो ये सारे सेलेक्टेड लोगों की कैटेगरी है। अनरिजर्व्ड वाला एक ये बंदा है, एक, उसके बाद अनरिजर्व्ड वाला सीधे एक नीचे है, और ये भी कौन सा? ऑर्थोपेडिक जो डिसेबिलिटी होती है उस वाली कैटेगरी में है। यानी कि अगर आप कायदे से देखो तो 24 में से 8 डिप्टी कलेक्टर के पद थे जिस पर जनरल कैटेगरी वाले अपना पंजा मार सकते थे, लेकिन उन 8 में से सिर्फ एक जनरल कैटेगरी वाले बंदे ने उस सीट पर कब्जा कर पाया है। बाकी सारी की सारी अनरिजर्व्ड वाली सीट दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने कब्जा कर ली, और यह कब्जा मेहनत से उन्होंने किया है। जो ओबीसी वाला आप ऊपर देख रहे हो, मतलब ये पूरी लिस्ट में आपको एक कहानी और समझ में आई कि 24 डिप्टी कलेक्टर बने हैं, उसमें से एक ही बंदा ऐसा था जो कौन सी कैटेगरी का था? जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी वाले बंदे ने हाईएस्ट मार्क्स कितने हासिल करे हैं? 903। और एक ओबीसी कैटेगरी वाले व्यक्ति ने हाईएस्ट मार्क्स कितने हासिल करे हैं? 942। यानी कि इस ओबीसी कैटेगरी वाले को अनरिजर्व्ड से ही इसने रैंक हासिल कर ली, क्योंकि मार्क्स ही इतने ऊपर हैं। आप देखिए, आपको क्या लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले को बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं? मैं भी एक जनरल कैटेगरी का ही व्यक्ति हूं कि जनरल कैटेगरी वाले को बहुत मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा। कहां कहां देखिए ना, आप ओबीसी वाला 942 लेके बैठा है। ओबीसी ओबीसी तीनों पोजीशन स्टार्टिंग की रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 किसने मतलब जमाई हुई हैं? ओबीसी ने। अब आप कहोगे सर ये ओबीसी वाले को ओबीसी कोटा लेने की जरूरत क्या थी? इसको तो तीसरी रैंक वैसी मिल जाएगी, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स है। वो क्या होता है कि हो सकता है इस व्यक्ति ने प्रीलिम्स के दौरान ओबीसी कोटा का बेनिफिट ले लिया होगा। अगर आप प्रीलिम्स के दौरान ओबीसी कोटा का बेनिफिट ले लेते हो तो फिर मेंस की लिस्ट में भी वो ओबीसी लिखा ही आता है। ये जो दो ओबीसी वाले बंदे हैं, रैंक 1 और रैंक 2, ना तो इन्होंने प्रीलिम्स में ओबीसी कोटा का बेनिफिट लिया होगा, जनरल के हिसाब से ही मार्क्स बहुत तगड़े होंगे, इसीलिए यहां पर ओबीसी नहीं लिखा, और ना ही इन्होंने मेंस में रैंक हासिल करने के लिए ओबीसी कोटा का यूज किया। अनरिजर्व्ड में रह के मेन को मतलब रैंक हासिल करी है, कोटा का कोई लाभ ही नहीं लिया, इतना ऊंचा पंजा मारा है इन्होंने। उसके बाद आप देखो एससी कैटेगरी का व्यक्ति है, कितने मार्क्स हैं? 905। रैंक कौन सी कैटेगरी से हासिल करी है? अनरिजर्व्ड। यानी कि ये एससी कैटेगरी का व्यक्ति ना तो प्रीलिम्स में एससी कोटा का लाभ लिया होगा, ना मेंस में इसने एससी कोटा का लाभ लिया है। और इस एससी कैटेगरी वाले बंदे के जनरल कैटेगरी के हाईएस्ट वाले बंदे से भी 2 मार्क्स ज्यादा है। ये जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट बंदा है साहब। तो आप क्या सोच रहे हो, मतलब क्या चाहते हो आप? जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति ये मान के बैठ गया कि भैया हमारा तो होना नहीं है, छोड़ दो। भैया तुम छोड़ोगे, तुम्हारी सीट कोई दूसरा उड़ा ले जाएगा। पहली बात, चाहे वो ओबीसी वाला उड़ा के ले जाए, चाहे वो एससी वाला तुम्हारी सीट उड़ा के ले जाए, चाहे वो एसटी वाला तुम्हारी सीट उड़ा के ले जाए, वो तो उड़ा के लेके जाएगा, क्योंकि वो तो मेहनत कर रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है? अपनी मेहनत की दम पर वो उतना ऊपर पहुंच रहा है, वो तो जाएगा। तो अगर तुम इस बात से डर के तैयारी छोड़ना चाहते हो कि भैया हम तो जनरल कैटेगरी वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा हमारा, तो सोचते रहो, छोड़ दो तैयारी। बहुत से लोगों को नौकरी की जरूरत है, वो आएंगे, आपकी सीट ले जाएंगे, खत्म कहानी। तो इसीलिए इतने बुरे हाल क्रिएट हो गए हैं कि 24 डिप्टी कलेक्टर के पद, जहां पर 8 सीट अनरिजर्व्ड के लिए खाली थी, इन 8 सीट पर जनरल कैटेगरी वाला अपनी जो धाक है वो जमा सकता था, लेकिन केवल कितने जनरल कैटेगरी के बंदे ने वहां पर बस एक सीट हासिल कर पाया। बाकी 7 सीट्स दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने जनरल के
बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करके वो सीट वहां से उड़ा ली। तो अगर आप यही सोच के बैठे रहोगे कि भैया हम तो जनरल वाले हैं, हमसे क्या ही हो जाएगा, हम क्या ही कर लेंगे, तो सोचते रहो भैया, कहानी ऐसी खराब रहेगी। 2021 का रिजल्ट है, लेकिन अब मैं आपके सामने डीसी के पद नहीं दिखा रहा, डीएसपी के पद दिखा रहा हूं। 2021 में डीएसपी के टोटल कितने पद थे? 13। डीसी की तुलना में डीएसपी के पद की वैकेंसी कम होती है। 13 में से अनरिजर्व्ड के लिए टोटल कितनी पोस्ट आई थी? 4। यानी कि इन 4 अनरिजर्व्ड की पोस्ट पे जनरल कैटेगरी वाला अपना कब्जा कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। परंतु हुआ क्या? मात्र एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति यानी कि अनुश्री वार्ष्णे, मात्र एक जनरल कैटेगरी की एस्पिरेंट, जिनकी कैटेगरी भी जनरल थी, और कैटेगरी जनरल है तो सिलेक्शन भी जनरल से ही होगा। जहां पर एफ लिखा हुआ है मतलब वो अनरिजर्व फीमेल है। आजकल तो मेल और फीमेल दोनों में ही सेम ही कट ऑफ जा रही है। तो केवल एक, और पोस्ट कितनी मिल सकती थी जनरल कैटेगरी के बंदे को? 4। हासिल कितनी कर पाए? 1। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल है जनरल कैटेगरी के बुरे हाल एमपीपीएससी में, और वो हाल जनरल कैटेगरी ने खुद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है। तो अब रोने की बात ही नहीं, अब चिंता की बात ही नहीं, अब बहानेबाजी करने की बात ही नहीं, प्रूफ तुम्हारे सामने है। तो ये मत सोचिएगा आप, और ये भी बिल्कुल मत सोचिएगा कि सामने वाले ने तो प्रीलिम्स कोटा का बेनिफिट लेके यूज किया है। ऊपर दिखाए ना मैंने आपको डिप्टी कलेक्टर के 2 एग्जाम्पल, जिन्होंने ना तो प्रीलिम्स में अपना ओबीसी कोटा का यूज किया और ना ही मेंस में ओबीसी कोटा का यूज किया। रॉकेट की तरह मार्क्स ऐसे खींचे कि सब देखते रह गए। तुमको सिर्फ 2021 का रिजल्ट नहीं, मैं 2020 का भी रिजल्ट दिखा देता हूं मेरे दोस्त। 2020 में वापस से डिप्टी कलेक्टर के लिए मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूं, तो 2020 में 24 पद थे। 24 में से वंस अगेन वही सेम स्टोरी थी कि 8 सीट थी किसमें? अनरिजर्व्ड में। लेकिन 2020 में थोड़ा अच्छा हाल था। अच्छा हाल इसीलिए था क्योंकि 1 2 3 4 5 जनरल कैटेगरी के बंदों ने 8 में से 5 सीट हासिल कर ली, 3 तो फिर भी खाली छूट गई। यानी कि जनरल कैटेगरी वाला जितनी सीट उसको मिल रही हैं वो भी नहीं ले पा रहा है। मतलब वो उस प्रकार उस कदर मेहनत नहीं कर रहा है, दूसरे उससे मार्क्स ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो समस्या हमारी कैटेगरी में नहीं है, समस्या है हमारी मेहनत में कि हम कम मेहनत कर रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं साहब। और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें इस बात का? इसीलिए जो अंधभक्त होते हैं, जिनके पास ज्ञानहीनता होती है, ज्ञान की कमी होती है, केवल वही ऐसी बातें करते हैं जिन्होंने आज तक कभी फाइनल रिजल्ट उठा के ना तो देखा, ना समझा, ना उसका मतलब क्या है, कभी वो नहीं देखा। एनालिसिस करना बिल्कुल दूर की बात है, कुछ भी नहीं करते हैं, वो बहाने बनाते हैं। सारे प्रूफ आपके सामने हैं। 2020 में जो डीएसपी के पद थे वो पद थे 12, यानी कि 2021 की तुलना में 2020 में डीएसपी का 1 पद कम था। लेकिन टोटल 12 पोस्ट में से 4 पोस्ट किसके लिए थी? अनरिजर्व्ड के लिए। यानी कि 4 पोस्ट पर जनरल कैटेगरी का बंदा बैठ सकता था, लेकिन कितने बैठे? मात्र 2 बैठे। 2019 का रिजल्ट दिखा देता हूं, ये देखिए 2019 का रिजल्ट। डिप्टी कलेक्टर टोटल कितने पद थे? 24 पद थे। 24 में से मात्र 4 लोग, 24 में से 8 पद अनरिजर्व्ड के लिए थे, और 8 में से जनरल कैटेगरी के मात्र 1 2 3 4 लोग ही हासिल कर पाए। बाकी की 4 सीट अन्य कैटेगरी वाले उड़ा के ले गए, क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा मेहनत कर ली थी। 2019 में डीएसपी के पद का क्या हाल था? 2019 में डीएसपी के जो दोस्तों पद थे, 19 पद थे डीएसपी के। वाह भाई वाह, गजब हो गया। 19 पद, जो कि अच्छी खासी संख्या है। डीएसपी के 19 पद 2019 में, ठीक है। 19 में से अनरिजर्व्ड के लिए टोटल कितनी पोस्ट थी? 6 पोस्ट। तो 6 की 6 पोस्ट पर जनरल कैटेगरी वाला बंदा जा सकता था, अगर मेहनत करता 6 की 6 पोस्ट जनरल कैटेगरी वाला ले सकता था। लेकिन हुआ क्या? 1 2 3, गाड़ी फिर से 3 पर अटक गई। यानी कि 3 पोस्ट जो जनरल कैटेगरी को और मिल सकती थी, वो भी दूसरी कैटेगरी वाले ज्यादा मार्क्स हासिल करके उड़ा के लेके चले गए। अब इसमें जनरल कैटेगरी के बुरे हाल नहीं बोले जाएंगे तो साहब क्या बोला जाएगा? आप तो मुझे ये बता दो।
बुरे हाल नहीं बोलेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, आप हमें ये बताइए। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं। उसके बाद ये देखिए, ये एक और एग्जाम्पल आपके लिए क्या है। बेचारा बनना बंद कर दो। पहली बात तो हम जनरल कैटेगरी के हैं, हम बहुत बेचारे हैं, हम कैसे करेंगे। तुमसे जो लोअर कैटेगरी में आ रहा है, जो ओबीसी में आ रहा है, जो एससी में आ रहा है, जो एसटी में आ रहा है, वो तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, प्री में भी मेंस में भी। तो बेचारा बनना बंद करो कि तुम अपनी कैटेगरी की वजह से मात खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, काश एमपीपीएससी की जगह कुछ और ही कर लिया होता तो आज अच्छा रहता, ये बोलना भी बंद कर दो। अच्छा कुछ और कर लिया होता, क्या कर लिया होता तुमने, कुछ और क्या कर लिया होता। कॉलेज में कोई डिग्री हासिल कर ली होती तो भैया मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो केवल टॉप कॉलेजेस है ना, केवल वहीं से डिग्री हासिल करने पर, मात्र डिग्री के दम पर नौकरी मिलती है। तुम किसी नॉर्मल कॉलेज से कोई डिग्री कर लेते हो, तुमने पीजी कर ली, तुमने पीजी के बाद कुछ और कर लिया, उससे क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, बस एक डिग्री ऐड हो जाएगी। उसके बाद तुम कहोगे नहीं हम तो नेट जीआरएफ की तैयारी करेंगे, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो भैया वो भी तो एंट्रेंस है ना, वो नहीं है एंट्रेंस, वहां तुम एंट्रेंस की तैयारी नहीं करोगे, वहां जनरल ओबीसी एससी एसटी नहीं होगा, वहां कंपटीशन नहीं होगा, वहां पर भी होगा। तुम कहोगे हम एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, एसएससी में एमपीपीएससी देते हैं 2 लाख लोग, एसएससी देते हैं 10 लाख लोग, वहां पर उल्टा कंपटीशन और ज्यादा है। तो भैया तुम एमपीपीएससी नहीं करते तो तुम कुछ और करते, तो वो और की क्या परिभाषा है। तो ये खुद को केवल दिलासा देने का एक तरीका है कि हम एमपीपीएससी कर लिया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी ने आपको बोला नहीं था एमपीपीएससी करने के लिए, किसी ने आपको उस फील्ड में जकड़ के नहीं रखा था। लोग सेलेक्ट होते थे तब भी जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, लोग सेलेक्ट होते रहेंगे तब भी जब आप एमपीपीएससी छोड़ चुके हो। नथिंग विल चेंज। कोई तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा नहीं कि तुम्हारा नहीं हुआ तो चलो हम भी नहीं प्रिपरेशन कर रहे। कौन चलेगा, क्या तुम किसी के पीछे चल गए थे, तुम्हारे से पहले जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था तुम क्या उनके पीछे चले गए कि तुम्हारा नहीं हुआ तो चलो मैं भी तुम्हारे पीछे चलता हूं, मेरा भी नहीं होगा। तुमने करी ना तैयारी। तो मतलब अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वीकनेस है, कमजोरी है, इस बात को मानना पड़ेगा। जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हमेशा बहाने बनाने के लूप में फंस जाओगे कि हमने तो यार एमपीपीएससी में फंस गए, काश कुछ और कर लिया होता। क्या कर दिया होता तुमने काश। अगर तुम मिडिल क्लास बंदे हो तो तुमने क्या काश कर लिया होता, तुमने बिजनेस शुरू कर लिया होता अपना, तुम यूट्यूबर बन गए होते। अरे यूट्यूबर भी सारे सक्सेसफुल नहीं होते। तुम हमारी तरह टीचर का काम करते तो टीचर तो यूं ही धक्के खा रहे हैं साहब। तो तुम कुछ अच्छा करोगे तो उसके लिए तुमको अच्छी मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक ही जिंदगी है, एफर्ट लगाना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। दूसरों का नहीं हो रहा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई कमी होगी, हमें अपने अंदर से वो कमी मिटानी पड़ेगी। वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ एंड वी हैव टू मूव ऑन। समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों। तो कमिंग बैक टू द मेन फ्रंट पेज, कोई इस चीज की बात नहीं करता था, कोई कुछ कहता नहीं था, सारे टीचर अपने या तो कोर्स बेचने में लगे पड़े हैं, जो स्टूडेंट हैं या तो वो शॉर्टकट में एग्जाम निकालने की वीडियोस देखने में लगे पड़े हैं, बट रियलिटी पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो दोस्त कहानी ये है कि अगर तुम ये पूरी वीडियो देखे हो तभी तुमको ये रियल वास्तविकता पता चलेगी, नहीं तो तुम गलत फहमी में जीते रहोगे, गलत फहमी में प्रिपरेशन करोगे, गलत फहमी में ही तुम प्रिपरेशन को छोड़ दोगे, दूसरों को भी तुम गलत सलाह दोगे, बेवजह खुद को, जिंदगी को, अपनी किस्मत को, अपने टीचर को, अपने आसपास के माहौल को, सबको कोसते रह जाओगे। तो अगर ये पूरी वीडियो तुमने देख ली है तो तुम अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ोगे। तुम जनरल कैटेगरी के बंदे हो तो तुमको ये हकीकत पता चल गई है कि साहब कमी अपने में ही है, अपने को ही काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि तुम सच को अपनाना नहीं चाहते हो। गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ उतना ही सच अपनाना चाहता है जितना वो हजम कर पाता है। दैट्स इट, दैट इज द हार्श ट्रुथ। और अगर तुम एससी एसटी या ओबीसी वाले हो ना, तो तुम तो और ध्यान से सुन लो बेटा कि तुम्हारा कंपटीशन जनरल से तो कम है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारी ही कैटेगरी के लोगों से ज्यादा है। क्योंकि तुमने देख लिया कि ओबीसी वाले जनरल से भी ऊपर स्कोर कर रहे हैं साहब, एससी वाले भी जनरल के ऊपर स्कोर कर रहे हैं।
तो तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारी कैटेगरी वालों से उल्टा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जनरल। और जनरल वालों जाग जाओ, जितनी सीट हक की सरकार तुम्हें दे रही है कम से कम उतनी तो खाओ। सीट कम नहीं है, सीट बहुत है, तुम उनको कंज्यूम तो करो, खाली क्यों छोड़ रहे हो, दूसरे उड़ा के लेके जा रहे हैं। तो इस वीडियो पे दोस्तों विचार करें, और अगर फिर भी आपके अंदर जरा सी भी प्रिपरेशन करने की आग बची है तो हमारे YouTube चैनल पे जाके प्री की तैयारी घर बैठे सेल्फ स्टडी से कैसे करनी है, आप प्री 2025 कैसे फोड़ सकते हो, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसको अब तक 50,000 विद्यार्थी देख चुके हैं। उस वीडियो का नाम है एमपीपीएससी प्री 2025 स्ट्रेटेजी इन 8 मंथ। 8 महीने के अंदर आप YouTube पर सर्च कर देंगे, आपको मेरे चित्र के साथ, मेरे फोटो के साथ वो वीडियो पॉपअप होके आ जाएगी। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मैंने आपको ये भी समझाया है कि मेंस की तैयारी भी आप कैसे कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। वो 2 वीडियो आपने देख ली, आपका काम डन डना डन डन। अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हो तो 9 to 5 जॉब के साथ आप कैसे एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, इसकी वीडियो भी मैंने YouTube चैनल पे अपने बना के डाली हुई है। आपको केवल चैनल पे जाके वीडियोस वाले सेक्शन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी, प्री वाली, मेंस वाली और जॉब के साथ तैयारी कैसे करें दोस्तों, ये वाली भी। तो उम्मीद करता हूं आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं रोशनी डालने में सक्सेसफुल रहा हूंगा। आपके दिमाग में जितनी भी गलतफहमियां थी मैं शायद उनको भी दूर कर पाया हूंगा। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आज की इस वीडियो में मुलाकात करूंगा आज की ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ जैसी आज बनाई है। मेहनत करी है, रिसर्च करी है, आके बोल बच्चन नहीं किया, फैक्ट के साथ बातें करी है। तो ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए आप बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं आपसे जल्दी। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ठीक है। और लगे रहो, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपको लगे रहना पड़ेगा। दूसरे छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ने दो। आप लगे हो, आप लगे रहो, चाहे सेल्फ स्टडी से लगे रहो, चाहे किसी कोचिंग के सहारे लगे रहो, या किसी मेंटोर के सहारे। मेंटोर कोचिंग, मेंटोर तो बड़ा एक अलग फर्जी सा शब्द निकाल लिया आजकल। टीचर ही मेंटोर होता है तुम्हारा। या तो तुम उसके साथ लगे हो या सेल्फ स्टडी के साथ लगे हो, अगर लगे रहो। और तुमको जिस दिन एमपीपीएससी से अच्छा कोई और विकल्प अपने जीवन में मिल जाए, आंख बंद करके उसको लपक लेना, ठीक है भैया। चलो, जय राम जी की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।